A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। ये टॉपिक 2018 में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था बिकॉज ऑफ सर्वरल इशू ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज एंड विद चाइना इन्फ्लुएंस ओवर नेपाल, और ये टॉपिक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में इसमें और भी न्यूज आएंगी। तो ये टॉपिक आपकी एसएसबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। अब देखिए, इस टॉपिक की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसके सारे फेजेस की बात करेंगे, हमारे रिलेशनशिप टाइप, ट्रेड और हमारे आने वाला फ्यूचर इन्फ्लुएंस इंडिया का कैसा रहेगा और क्या क्या हम आगे कर सकते हैं नेपाल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल को पहले हम पोजीशन समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी भारत माँ और यहां पर आप देख रहे हैं नेपाल लिखा हुआ। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस चारों तरफ से घिरे होने पे सबसे ऊपर चाइना है और बाकी जगह से वो इंडिया से घिरा हुआ है। पहले उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। ये छोटी सी लाइन देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल की है, और फिर आखिर में सिक्किम। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश के अच्छे रिलेशनशिप माने जाते हैं अगर कोई दो देश मिलिट्री एक्सरसाइज साथ कर रहे हैं, और हम नेपाल के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है सूर्य किरण। अब ये जो अच्छे रिश्ते हैं ये 1950 में शुरू हुए थे विद इंडियो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसमें कई बातें कही गई, जैसे वहां के लोग और इंडिया के लोग दोनों फ्रीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर विदाउट एनी पासपोर्ट और वीजा। दोनों देशों में क्लोज रिलेशनशिप रहेंगे ऑन द मैटर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। जो नेपाली हैं उनकी इकोनॉमी और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में मिलेगी। और आखिरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो नेपाली लोग हैं वो इंडियन गवर्नमेंट में एक नौकरी पा सकते हैं एक्सेप्ट सम स्टेट्स और सिविल सर्विसेज लाइक आईएफएस, आईएएस और आईपीएस। यहां तक की बात होने के बावजूद भी आने वाले समय में हमने कहीं ना कहीं रिश्तों में गिरावट देखी। उसमें से एक गिरावट थी ट्रेड डेफिसिट। इंडिया और नेपाल के जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में ज्यादा है। कैसे? अगर हम 2010 से 2011 की बायलैटरल ट्रेड रिपोर्ट देखें तो टोटल ट्रेड हुआ है 4.2 बिलियन का। उसमें जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में, मतलब इंडिया जो नेपाल को एक्सपोर्ट करता है वो करता है 3.62 बिलियन का, जबकि नेपाल से जो एक्सपोर्ट इंडिया में आता है वो है 59.7 मिलियन का, मतलब 600 मिलियन का। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप के साथ एक और मुसीबतें हमारे साथ चलती रही, वो थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेपाल की जो लड़कियां हैं उनको वहां से किडनैप करके करीबन 5 से 10 हजार हर साल इंडिया में भेजा जाता था और सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जाता था। अब ये मैटर रिजॉल्व हो रहे थे टाइम के साथ अकॉर्डिंगली, जहां जितनी जरूरत पड़ रही थी। तभी 2015 में एक बहुत बड़ा इशू राइज हो गया जिसने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दे दिया। वो क्या था? देखिए, ये नेपाल का मैप है। इस नेपाल को मैप को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है तराई रीजन, दूसरा है एलिवेटेड फ्लैटलैंड एंड हिल, ये आप जो देख पा रहे हैं, यहीं पे काठमांडू पड़ता है, और लास्ट है माउंटेन रीजन। अब इस पूरे मैप में पॉपुलेशन मेनली दो जगह है। एक है तराई रीजन, जिसे मतलब प्लेन रीजन, जैसे हम उत्तर प्रदेश अगर आप बिहार गए हैं तो एक फ्लैटलैंड होती है, उस तरह का एक रीजन है। और जो माउंटेन रीजन है ये यहां पर पॉपुलेशन है सिर्फ इन दो जगह। एलिवेटेड फ्लैटलैंड में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। अब ये जो मधेसी नाम है, ये मधेसी यहां रहते हैं इस वाले ग्रीन वाले एरिया में, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? अब जरा सबसे पहले मैप देखिए। 2015 में नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल को 7 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। अब वो 7 प्रोविंसेस क्या क्या थे उनके बारे में जान लीजिए। नेपाल के अंदर जो 7 प्रोविंसेस थे वो यहां से शुरू है। देखिए, पहला प्रोविंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पर इस प्रोविंस से डिवाइड होने से कुछ लोग खुश नहीं थे। वो लोग कौन थे? वो लोग थे मधेसी। रीजन बिहाइंड क्या था? मधेसी लोग कहीं ना कहीं जो इस एरिया में लोग रहते हैं उनसे काफी अलग है। इनफैक्ट यहां पर जो लोग रहते हैं उनका कल्चर और उनका लुक दिखने का वो कहीं ना कहीं इंडिया के नॉर्थन रीजन में जो लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, उनसे मिलता जुलता है। इनफैक्ट यहां तक है कि क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फ्री है, तो यहां के लोग
यहाँ के मतलब यूपी बिहार की आदमियों से और औरतों से शादी भी कर लेते हैं। तो इतना फ्रेंडली नेचर है। पर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें इन लोगों के लिए बात नहीं की गई। मतलब सबसे पहले इनकी डिमांड ये थी मधेसी की, क्योंकि ये इस वाले रीजन में रहते हैं, तो ये चाहते हैं कि इसको एक अलग प्रोविंस दिया जाए, जो कि नहीं दिया गया। फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि अगर नेपाली वुमेन किसी फॉरेनर के साथ शादी करती है तो उसके बच्चों को सिटीजनशिप राइट नहीं मिलेगी। मैंने अभी बात की थी जस्ट 2 मिनट पहले कि मधेसी लोग इंडियन लोगों से शादी कर लिया करते हैं बिकॉज ऑफ कॉमन कल्चर टाई। अब इस बात से खता होकर मधेसी लोगों ने यहां पर ब्लॉकेज कर दी। अब इस ब्लॉकेज लेने से हुआ क्या? देखिए, नेपाल का जो पूरा सप्लाई है, जो इंपोर्ट्स आते हैं, वो सबके सब इंडिया की तरफ से आते हैं। अब अगर यही रीजन ब्लॉक कर दिया जाएगा तो नेपाल की ऑयल और गुड सप्लाई बंद हो जाएगी, और मेजॉरिटी ऑफ रीजंस के लिए नेपाल इंडिया पे डिपेंड करता है। अब जब ऐसी बातें होने लगी तो वहां पर ये वाला जो एरिया है, इन लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ने लगा। ये लोग खता होने लगे और कहीं ना कहीं इनको लगा कि ये जो मधेसी हैं ये इंडिया के साथ मिलके नेपाल पे इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगा रहे हैं, जो कि 135 दिन चला, 135 डेज। ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, और गाड़ियों में ना पेट्रोल डालने के लिए कुछ था। सब लोग सड़कों पे आ गए। इस बात का फायदा लिया केपी ओली जी ने 2018 में। कैसे? देखिए, केपी ओली जी ने इस एग्रेशन का फायदा लिया और सारा का सारी बात हिंदुस्तान के ऊपर थोप दी और पुराने मुद्दे भी उखाड़ डाले। जैसे इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा फेलियर यह था कि जितने भी आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोमिसेस करे गए हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए। जैसे महाकाली ब्रिज, विराटनगर जोबाली रेलवे लिंक, जो कि इंडिया और नेपाल को जोड़ता है, जोड़ेगा मतलब, वो पूरे नहीं किए गए। ऊपर से ये जो 135 डेज का ब्लॉकेज था, जहां पर उनको राशन पानी कुछ नहीं आया, ये मधेसी की वजह से, ये और बड़ी प्रॉब्लम बन गई और एंटी इंडिया माइंडसेट बनता चला गया नेपाल के लोगों के अंदर। यहीं पे चाइना एंटर लेता है। चाइना ने प्रोमिसेस लेकर आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे विद अ डेडलाइन प्रॉमिस। यहां इंडिया लैग कर रहा था। इंडिया ने कोई प्रॉमिस नहीं देने को तैयार हो रहे थे कि हम इतना काम इतने टाइम में खत्म कर देंगे। तो ये चाइना को और एक प्रो बनाने के चक्कर में आ गए कि हम चाइना की तरफ और इंक्लाइन होंगे कि चाइना ही हमारा भविष्य है और आगे हम उसी के साथ काम करना चाहेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम थी जो कि पास में हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, जिसकी वजह से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। ये 500 और 1000 के नोट नेपाल में भी चलते हैं। वहां से डिमोनेटाइजेशन के आज तक वो पैसे आए नहीं। रीजन, अगर आप देखें 99% ऑफ 500 एंड 1000 नोट्स आ गए थे वापस, 1% नहीं आए थे। अगर मान लो 100% 500 और 1000 के नोट्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो करंट गवर्नमेंट है उनकी कहीं ना कहीं आलोचना होगी, उनकी बुराई होगी कि यहां तो कोई ब्लैक इकोनॉमी गायब ही नहीं हुई, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम नेपाल को झेलनी पड़ी, क्योंकि वो पैसे कभी एक्सचेंज हुए ही नहीं और नेपाली लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद 2018 में कई ऐसे स्टेप्स और लिए गए जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल में और दूरी बनती चली गई। नेपाल गवर्नमेंट ने अपना पर्सनल बेनिफिट ध्यान रखते हुए इंडिया को एज एन ईवल पोर्ट्रे किया। उसके बाद उन्होंने प्रो चाइना इंस्टेंसेस लिए। रेलवे कनेक्टिव विद द हिमालयास, मतलब सोच के देखिए, ये नेपाल है और यहां से पूरा अगर इंडिया आता है ये, तो ऊपर चाइना है। अगर मैं इस वाले मैप में आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहां चाइना, यहां नेपाल है और यहां हिमालयास है। यहां पर हिमालयास को क्रॉस करके रेलवे लिंक और रोड्स बनाए गए। इसके बाद चाइना ने एक प्रॉमिस और किया कि वो अपने पोर्ट्स का एक्सेस देंगे, जिससे वो पैसिफिक रीजन से वो कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद और मेजर इंस्टेंसेस आए जिसमें यह कहा गया कि बिम्स्टेक जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एक रीजन की, जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है उनकी कंट्रीज की, उसमें नेपाल ने पार्ट लेने से मना कर दिया। बट जो सागर माथा फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है जो चाइना के साथ है, वो लगातार दूसरी बार सितंबर में करी। सोचिए, बिम्स्टेक एक्सरसाइज होनी थी अगस्त में पुणे में, और उसको कैंसिल करके उन्होंने
चाइना के साथ अपनी ही एक्सरसाइज कंडक्ट करी। तो ये कहीं ना कहीं एंटी इंडियन स्टांस दिखाता है। नेपाल ने एक बात और समझी कि कहीं ना कहीं नेपाल को अब एक लैंड लॉक देश से एक लैंड लिंक देश बनना होगा। उससे उनका फायदा है और इंडिया का कहीं ना कहीं नुकसान। आज तक, और मैं कहूं पहले, नेपाल की इवन फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया डिसाइड किया करता था, पर आज के तारीख में नेपाल खुद अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। प्लस आज वो ये कह रहा है कि वो लिंकेज का काम करने को तैयार है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, बट वो डिपेंडेंट नेशन नहीं रहेगा। अब यही बात कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ जाती है। पहले यहां पर तिब्बत एरिया हुआ करता था जो चाइना को अलग करता था इंडिया से। अब तिब्बत आता है चाइना के अंदर। अब अगर नेपाल भी चाइना के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बैकफुट लेने वाली बात हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जहां हम श्रीलंका जैसे जगह पर बैकफुट पे आ गए थे बिकॉज हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे आ गया, यहां पर नेपाल में भी हमें यह दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। अब ये सब बात होने के बाद आज इंडिया का क्या इंस्टांस होना चाहिए? इंडिया आज एक मेजर पावर के तौर पे खड़ा है, चाहे वो मिलिट्रीली हो, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो हमारी जीडीपी हो जो कि हम आज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम एक मेजर पावर हैं स्पेशली साउथ एशिया रीजन में, और हमारा ये एक ब्रिक ब्रदर की तरह रोल बनता है कि जो छोटे छोटे देश हैं जो हमसे गरीब हैं उनकी हम मदद करें और उनको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करे रखें बाय कंप्लीटिंग प्रॉमिस इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ बने रहेंगे और परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रहेगी। इसके साथ इंडिया को मेक श्योर करना चाहिए दैट नो मंकी रीप बेनिफिट आउट ऑफ अस। ये है वीडियो का एंड। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपको कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए। एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। वहां पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी जो आपको पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरह आपकी हेल्प करेगा। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूं, तो @वार्ष्णे या #मैसेज टू वार्ष्णे आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो। ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इनवाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।